हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक नमस्ते। से। बिहार में चुनाव चल रहे हैं। कोविड 19 पेंडेमिक के बीच ये पहला स्टेट इलेक्शन है। 3 फेजेस में ये चुनाव है, जिसमें से फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है 28 अक्टूबर को। नेक्स्ट फेज की वोटिंग रहेगी 3 नवंबर को, यानी आने वाले ट्यूसडे। और फिर लास्ट फेज की वोटिंग होगी 7 नवंबर को, यानी नेक्स्ट सैटरडे। फाइनली वोट्स की काउंटिंग होगी 10 नवंबर को, और तब हमें पता चलेगा किसको कितनी सीटें मिली। अब चुनावी मैदान में हैं कौन कौन। नाम तो बहुत से ले सकते हैं। जैसे पप्पू यादव हैं, जो एक कोalition के साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनकी पार्टी मायावती की बसपा के साथ मिलके एक अलग कोalition में है, जिसे उपेंद्र कुशवाहा लीड कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार एनडीए में थे। इसके बाद पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी डेब्यू कर रही है। लेकिन ये सब शायद ज्यादा कुछ कर ना पाए, एक्सेप्ट अगर इनके कुछ एमएलए जीत जाएं, और चुनाव के बाद किसी को एमएलए की कमी हो तो फिर तब का तो कोई कुछ अभी से कह नहीं सकता। मेजर प्लेयर्स यहां पर हैं एनडीए और महागठबंधन। कुछ टाइम पहले तक ये वन साइडेड इलेक्शन था, जो एनडीए जीतती नजर आ रही थी, क्योंकि एनडीए के सामने कोई था ही नहीं। एटलीस्ट सबको ऐसे ही लग रहा था। एनडीए के लीडर हैं जेडीयू के नीतीश कुमार, जो कि करंट चीफ मिनिस्टर हैं, और साथ में है बीजेपी, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एचएएम हम, और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब एलजेपी के करता धरता चिराग पासवान ने अपने आप को नीतीश से अलग कर लिया, और यह कहा कि जेडीयू के अगेंस्ट वो अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि ये नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की कोशिश है। ऐसा भी लगा कि शायद ओवरऑल एलजेपी कुछ भी नहीं कर पाएगी और महागठबंधन की ही तरह अपना सा मुंह लेकर खड़ी नजर आएगी। लेकिन फिर एक बदलाव आया, एक चेंज आया। वो चेंज ये था कि चुनाव प्रचार स्टार्ट हो गए और कुछ ग्राउंड रियलिटीज सामने आने लगी। नीतीश कुमार ऑन ग्राउंड काफी अनपॉपुलर लगने लगे, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। रैलीज में उनका मूड भी खराब होने लगा। तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के नेता हैं, उनकी रैलीज में भीड़ काफी दिखने लगी। अब ये भीड़ वोट्स में कन्वर्ट होती है या नहीं, वो बात अलग है। वो बात हमें बाद में ही पता चलेगी। और एलजेपी के चिराग पासवान ने जेडीयू के अगेंस्ट तो अपने कैंडिडेट्स उतारे ही हैं। 16 ऐसी सीट्स हैं जहां उन्होंने एनडीए की बाकी दो पार्टीज यानी हम और वीआईपी, इनके अगेंस्ट भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। और तो और 6 ऐसी सीट्स हैं जहां उन्होंने बीजेपी के ही अगेंस्ट अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। कुल मिला के एलजेपी ने 243 में से 134 सीट्स पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो इंग्लिश में इसे पंचिंग अबव योर वेट भी कहा जाता है। रही बात बीजेपी की, तो टाइम एंड अगेन बीजेपी ने साफ किया है कि उनका चेहरा नीतीश ही है। लेकिन नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी देखने के बाद क्या ये डबल इंजन एक ही पटरी पर दौड़ेगा, या कहीं पटरी बदल तो नहीं लेगा, या कहीं इलेक्शंस के बाद एलजेपी और बीजेपी साथ मिलके जेडीयू का इंजन पटरी से तो ना उतारेंगे। लेकिन अगर महागठबंधन ज्यादा सीट ले आया, तो कहीं एलजेपी महागठबंधन के साथ ना हो ले। जब मैं ये सब रिसर्च कर रहा था, तो मुझे जॉन एलिया की दो लाइनें याद आई। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। तो इसी खतरे को और अच्छे से समझाने के लिए ओवर टू यू अभिषेक। जी हाँ शोएब, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है कि अगर किसी से भी कोई आज 1 महीने या 2 महीने पहले भी पूछता कि बिहार में इलेक्शन में कौन जीतेगा, तो सब बोलता है कि ऑब्वियस है कि एनडीए जीतेगा और नीतीश कुमार वापस चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बट जब से चुनाव प्रचार चालू हुआ और जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, तो उसमें ये है कि ये वन साइड इलेक्शन तो नहीं है, टक्कर है। बट कितनी टक्कर दे पाएंगे वो देखना रहेगा, जब रिजल्ट आएगा तब पता पड़ेगा। इसमें 2-3 फैक्टर है। पहला फैक्टर एक तो एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि नीतीश कुमार 15 साल से ज़्यादा, लगभग 15 साल के आसपास वो मुख्य सीएम है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी है, यानी लोग बाग एक नया चेहरा चाहते हैं, नया फ्रेश, एक कुछ एक नई सोच चाहते हैं कि जो बिहार को आगे ले जाए।
दूसरा चिराग पासवान जो अलग हुए हैं तो वो कितना डैमेज करेंगे एनडीए को, वो देखना है। तीसरा पॉइंट जैसे आपने कहा कि तेजस्वी यादव की रैली में बहुत भीड़ आ रही है, उनकी आपने कई वीडियोस देखे होंगे, फोटो से देखे होंगे, रैली के जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं इसमें भीड़ काफ़ी दिख रही है, पर ये भीड़ कितने वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी ये देखना पड़ेगा। और जो दो अलायंस हुए हैं, एक तो पप्पू यादव का और एक मायावती उपेंद्र कुशवाहा और असुद्दीन की पार्टी का, वो कितना डैमेज कर पाता है। और हालांकि इनका जो प्रेजेंस है वो पूरे पैन बिहार नहीं है, पॉकेट्स में कुछ सीटों पे, तो उन सीटों पे वो एनडीए और महागठबंधन को कितना डैमेज करेंगे उस पर ही पूरा रिजल्ट डिपेंड करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपको मैं पहले बेसिक बता देता हूँ कि पास्ट में किसका कितना वोट शेयर था, उसके बाद अभी जैसे आपने गठबंधन में बताया उसी गठबंधन के बारे में बात करेंगे, फिर और फैक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और कास्ट फैक्टर, क्योंकि बिहार में कोई भी इलेक्शन हो उसमें कास्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। बिहार में ज़्यादा ही करता है कि कास्ट फैक्टर प्लस सब कास्ट, हर एक सब कास्ट का एक लीडर है। जितने भी आपने लीडर्स के नाम बताए, उपेंद्र कुशवाहा हुआ, वीआईपी के साहनी हुए, ये किसी न किसी एक सब कास्ट के लीडर है, तो वो कितना इफेक्ट करेंगे। कहा तो जाता हम है स्टार्ट। कि पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। बिल्कुल सही। तो जैसे कि आपने बताया कि बिहार में टोटल 243 असेंबली सीट्स है, जिसमें 3 फेसेस में इलेक्शन हो रहा है। फेज 1 में 28 को वोटिंग हो चुकी है, इसमें 71 सीट्स पे वोटिंग हुई है। फेज 2 जिस पे 3 नवंबर यानी आने वाले ट्यूसडे पे वोटिंग होगी, इसमें 94 सीट्स पे वोटिंग होगी। और फेज 3 जो सबसे आखिरी फेज है वो 7 नवंबर को वोटिंग होगी, इसमें 78 सीट्स पे वोटिंग होगी। और इलेक्शन का रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा। तो इसमें जो ब्लू में दिख रहा है आपको, ये सीट्स में फर्स्ट फेज वोटिंग हो चुकी है। जो येलो में है उसमें सेकेंड फेज में वोटिंग होगी, और जो पिंक में है इसमें थर्ड फेज में वोटिंग होगी। अब बिहार एक पॉलिटिकली इतना इम्पोर्टेंट राज्य क्यों है? वो इसलिए भी है कि आप देखिए कि अगर यूपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें भी बिहार से आती है। लोकसभा में टोटल 40 लोकसभा की सीटें हैं। और 2019 की बात करें तो एनडीए ने इस 40 में से 39 सीट्स जीती थी, यानी जेडीयू बीजेपी ने 39 सीट्स जीते थे और एक सीट कांग्रेस के पास गई थी। तो इस वजह से भी बिहार की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि अगर आपको दिल्ली में अपनी सरकार बनाना है तो आपको बिहार में अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद ये लास्ट 3 ईयर के रिजल्ट्स है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी पार्टी ने कितने सीट्स लड़ी थी, कितने जीते थे वो, और उनका वोट वोट शेयर कितना था, यानी कितने परसेंटेज तो वोट मिले थे। तो सबसे पहले 2015 की बात करते हैं। तो 2015 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने एक साथ इलेक्शन लड़ा था, और बीजेपी और एलजेपी अलग थे, और कम्युनिस्ट पार्टी ने एक अलग से इलेक्शन लड़ा था। तो 2015 में जेडीयू और आरजेडी ने 101 एंड 101 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा था। उसमें जेडीयू को 71 सीट्स मिली थी और उनका वोट शेयर था 16.8%। आरजेडी को 101 में से 80 सीट्स मिली थी और उनका वोट शेयर था 18.4%। बीजेपी ने 157 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा था, उनको 53 सीट्स मिली थी और उनका वोट शेयर था 24.4%। कांग्रेस ने 41 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा था, उसमें से 27 सीट्स मिली थी और 6.7 उनका वोट शेयर था। और एलजेपी ने 42, इसमें से 2 ही सीट मिल पाई थी और 4.8 उनका वोट शेयर था। और कम्युनिस्ट पार्टी ने 210 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा था, क्या उसमें 3 जीत पाया, तो 3.5% का वोट शेयर था। अब 2010 की बात करें तो 2010 में जेडीयू और बीजेपी ने साथ में इलेक्शन लड़ा था। आरजेडी ने अलग इलेक्शन लड़ा था और कांग्रेस ने अलग इलेक्शन लड़ा था, और एलजेपी ने भी अलग से इलेक्शन लड़ा था। तो इसमें जेडीयू को ने 141 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा था और 115 पे इनको जीत मिली थी और 22.61 परसेंट वोट शेयर था। ये बताना चाहूँगा कि जेडीयू का अभी तक यानी पूरी अगर आप हिस्ट्री देखें जेडीयू की, तो सबसे ज़्यादा वोट शेयर था, यानी 22.61 सबसे ज़्यादा उनको वोट 2010 में मिले थे। 2015 में भी इनके कम थे, उसके पहले भी इनको कम वोट मिले थे। आरजेडी ने को 168 सीट पे इलेक्शन लड़ा था, 22 सीट्स जीते थे और 18.84% उनका वोट शेयर था। बीजेपी ने 102 पे लड़ा था और 91 सीट्स मिली थी और 16.46% उनको वोट शेयर मिले थे। कांग्रेस ने सभी सीटों पे 243 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा था, केवल 4 सीट जीत पाए थे और उनका वोट शेयर 8.38% था। उसके पहले के इलेक्शन की बात करें अब, जो कि 2005 में हुए थे। 2005 में 2 बार इलेक्शन हुए थे, एक बार फरवरी में हुए थे, उसमें हंग असेंबली बनी थी, किसी को बहुमत नहीं मिल पाया था, तो बूटा सिंह ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था
उसके बाद उस समय के जो गवर्नर थे बूटा सिंह, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया था, तो अक्टूबर में वापस इलेक्शन हुए थे। तो अक्टूबर में जो इलेक्शन हुए थे उसमें जेडीयू बीजेपी साथ में लड़े थे। जेडीयू ने 139 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा था, 88 जीते थे और 20.46% उनका वोट शेयर था। आरजेडी ने 175 पे, इसमें 54 सीट्स उनको मिली थी और 23.45% का वोट शेयर था। बीजेपी ने 102 सीट्स पे लड़े थे, 55 सीट्स जीते थे और 15.65% उनका वोट शेयर था। कांग्रेस 51, उसमें से 9 सीट जीते थे और उनका वोट शेयर था 6.09%। एलजेपी 203 सीट्स पे लड़े थे, 10 सीट जीते थे और 4.92% उनका वोट शेयर था। इसमें वोट शेयर देखे तो आप देखेंगे कि जो बीजेपी का, सबसे पहले वोट शेयर की बात करते हैं, तो बीजेपी का वोट शेयर जो 2005 में था वो 15.65, उसके बाद 16% और लास्ट इलेक्शन में 24%। यानी ग्रेजुअली इनका वोट शेयर बिहार में बढ़ा, यानी बिहार में बीजेपी ने अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। जेडीयू का बात करें, जेडीयू का वोट शेयर सबसे हाईएस्ट, जैसे मैंने बताया, 22% था 2010 में। उसके बाद से इनका वोट शेयर एक रेंज में ही घुमाया। जैसे लास्ट देखे कि जब उन्होंने कम सीटों पे लड़े थे 2015 में जब आरजेडी के साथ है, तो 16.8% का वोट शेयर था और उसके पहले 20%। आप ये पकड़ सकते हैं कि 16 से 20% के बीच में इनका वोट शेयर रहता है। आरजेडी की बात करें, आप आरजेडी का देखिए, आरजेडी कितना भी खराब से खराब परफॉर्म करे, जैसे 2010 की बात करें, ये आरजेडी का अभी तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस है, यानी 22 सीट्स जीते थे, तब भी इनका वोट शेयर 18.84% था। यानी आरजेडी का आप वोट शेयर देखिए कि आरजेडी का जो वोटर है, 18% वोटर हमेशा आरजेडी को वोट देते हैं। तो अब इस 18% से आरजेडी कितना गेन कर पाता है, उस पर उनका ये अब इस साल का परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस एक बहुत ही मार्जिनल फैक्टर है। कांग्रेस 6 से 8% के बीच में ही रहता है। आप लास्ट 3 साल का देखिए, जब वो अकेले भी लड़ता है तो भी इसको 6-7% वोट, जैसे 8% वोट मिले हैं। और जब गठबंधन एक अलायंस में लड़ा है कांग्रेस, तो भी इसको 6 के आसपास वोट, परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं। एलजेपी की बात करें कि एलजेपी को जैसे बोल रहा है, चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर उठाते हैं, बट लास्ट 3 इलेक्शन में देखे तो उनका वोट शेयर देखे तो वो कभी भी 7% से ज़्यादा, यानी मैक्सिमम उनको मिला 6.75% वोट। जब वो अलायंस में लड़े थे एनडीए में, उसके बाद जब अलग भी लड़े थे तो भी इनको केवल 5% के करीब वोट मिला था और लास्ट इलेक्शन में इनको 4.28% वोट मिला था। यानी एलजेपी टक्कर तो दे रहा है, बट इनका जो कोर वोटर है वो 5-6% का ही कोर वोटर है। तो ये देखना होगा कि अब ये जो एंटी बीजेपी जो वोट है, सॉरी एंटी जेडीयू वोट है, वो एलजेपी कितना कन्वर्ट कर पाता है। जैसे कि आपने कहा कि एक ग्राउंड में ये मैसेज गया है कि एलजेपी ने अपने सारे कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट जेडीयू के अगेंस्ट में उतारे हैं। तो एक एलजेपी बीजेपी की बी टीम है, यानी ग्राउंड में वोटर्स को ये मैसेज पहुंचा है कि आपको अगर जेडीयू को वोट नहीं देना है बट आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, तो आप एलजेपी को जिताइए, ताकि आगे जाके एलजेपी और बीजेपी सरकार बना सके। हालांकि जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो कंटिन्यूस बोल रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे लीडर है और आगे जाके अगर हम बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हमारी सरकार बनेगी। आपने ये सब अलायंस बता दी है कि एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और हम हैं। इसमें सीटें बता देता हूँ। जेडीयू 115 सीट्स पे इलेक्शन लड़ रही है, बीजेपी 110 पे, वीआईपी मुकेश साहनी की वो 11 सीट्स पे इलेक्शन लड़ी है और हम जितेंद्र राम मांझी की जो पार्टी है वो 7 सीट्स पे इलेक्शन लड़ी है। चिराग पासवान इनसे अलग हो गए हैं और वो 134 सीट्स पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन गठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है और कम्युनिस्ट पार्टी है। 3 कम्युनिस्ट पार्टी बिहार में है। एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट। तो 144 सीट्स पे आरजेडी इलेक्शन लड़ी है, 70 पे कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है और बाकी की 19, 6 एंड 7 4 सीट्स कम्युनिस्ट पार्टी को मिली है। उसके बाद बात करें तो एक जो गठबंधन है, जो वो है जेडीएसएफ। इसमें लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अफसुद्दीन की एआईएमएम है। ये इनका ये देखना पड़ेगा कि इनकी प्रेजेंस कितनी है।
क्योंकि ये भी सभी सीट्स पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद एक पीडीए है जिसमें पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। उसके अलावा कई और पार्टियां भी, जैसे शिवसेना हुई, एनसीपी हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा हुई, इन्होंने भी हमने कैंडिडेट खड़े किए, बट ये एक बहुत ही छोटे प्लेयर है, ये कोई बड़ा रिजल्ट में चेंजेस नहीं कर सकते। ये दोनों जो गठबंधन है, जेडीएसएफ और पीडीए, इनकी अगर आप प्रेजेंस देखें, जैसे मैं पहले भी कहा, पूरे बिहार में नहीं, ये कुछ पॉकेट में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे आप पीडीए की बात करें तो पप्पू यादव का जो एक दबदबा, एक पकड़ है, वो क्या सीमांचल तक सीमित है। उनकी पूरे बिहार में इतनी कोई भी इमेज नहीं बनी है। तो ये देखना होगा कि ये कितनी सीटें जीत पाते हैं और कितना नुकसान पहुंचाते हैं दूसरी पार्टी को। इसके दूसरा, अलावा इसके अलावा ये इनके जो एमएलएज हैं, अगर इलेक्शन के बाद किसी बड़ी पार्टी को एमएलएज की जरूरत पड़ती है तो क्या ये साथ में रहेंगे जन अधिकार पार्टी के, क्या ये साथ में रहेंगे आरएलएसपी के, या ये नहीं, मूव कर देंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। ये दूसरी सब ऐसा स्टेट्स ही। में दूसरी स्टेट्स में जैसे कि मैं एमपी की बात करूं तो यहाँ तो एमएलए कांग्रेस के साथ नहीं रह रहे हैं। वैसे छोटी मोटी पार्टीज के साथ एमएलए टिके हैं, अगर बाद में एमएलए की जरूरत हुई हो, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। ये जो गठबंधन है, ये केवल इलेक्शन तक है, जब तक वोटिंग हो रही तब तक है। ये 10 तारीख के बाद ये गठबंधन सब टूट जाएगा, सब पार्टियां अपने अपने फायदे देखेगी और जहाँ इनको फायदा दिखेगा वहाँ पे चला जाएगी। अगर महागठबंधन को फायदा दिखा वहाँ चला जाएगी, एनडीए में फायदा दिखा तो एनडीए में चला जाएगी। उसके बाद कास्ट एक देखते हैं कि हमने जैसे कहा कि किसी भी इलेक्शन में कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंस फैक्टर होता है, और बिहार में बहुत ज़्यादा है। तो बिहार में ओबीसी और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन जो है वो 51% है। उसमें से आप यादव देखें तो यादव 14% है, कुर्मी 4%, कुशवा 8%, और इकोनॉमिक कर बैकवर्ड क्लास 26% है। महादलित और प्लस दलित की बात करें तो 16%, मुस्लिम 16.9%। एक बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक मुस्लिम वोटर काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, 16.9%। फॉरवर्ड क्लास की बात करें, 15% फॉरवर्ड क्लास में आते हैं ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कश्यप। और एसटी शेड्यूल टाइप ट्राइब की बात करें तो एक छोटा सा 1.3% है, और अदर कास्ट 0.4%, जिसमें जैन, सिख और क्रिश्चियंस आते हैं। अब ये कास्ट सिस्टम में बताना चाहता हूँ कि कास्ट सिस्टम होता है, ये कौन सी कास्ट किस एक ट्रेडिशनली किस पार्टी के लिए कब वोट बैंक समझी जाती है। तो सबसे पहले बात करूँ मैं आरजेडी की, तो आरजेडी का एक सबसे एक जो लालू की जो सोशल इंजीनियरिंग थी, उसको नाम दिया जाता है माए, यानी मुस्लिम और यादव। आप यादव वोट देखें, ये 14%, और मुस्लिम 16.9%, यानी ये 30% एक आरजेडी का वोट बैंक समझा जाता है। उसके बाद अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू का एक ऐसे पर्टिकुलर कोई कास्ट एक वोट बैंक नहीं है। जनरली जेडीयू एक फॉरवर्ड कास्ट की पार्टी समझी जाती है, और एक जो स्विंग वोट होता है वो हर साल वो स्विंग वोट लेके अपनी सरकार बना देती है। अब इसमें बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने आप देखेंगे कि दूसरे स्टेट्स में देखेंगे, जो उनकी सोशल इंजीनियरिंग है, जिस तरह से टिकट देते हैं, जिस तरह के नेताओं को अपने साथ वो जोड़ते हैं, वो सभी एक कास्ट में अपनी एक पकड़ बनाना चाहते हैं। बेसिकली फॉरवर्ड क्लास और ओबीसी बीजेपी का एक कोर वोट बैंक है। फॉरवर्ड क्लास तो हमेशा बीजेपी के साथ में रही है, और ओबीसी भी, चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी ओबीसी कास्ट से आते हैं, तो उसमें उनकी एक पकड़ है। और इन्होंने अब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में बीजेपी ने अपनी कभी रिसेंट टाइम में पकड़ मजबूत बनाई है, क्योंकि जिस तरह की स्कीम्स लेके आए, जैसे आप उज्ज्वला स्कीम्स देखिए, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, और हाल ही की अभी जब पेंडेमिक चल रहा है तो उनकी जो एक स्कीम थी कि एक फ्री में राशन देना, कि 5 किलो राशन हर परिवार को अभी मिलेगा नवंबर तक का। तो इसमें इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में एक पॉजिटिव इमेज गई बीजेपी की, जो कि बिहार में 26% है। उसके बाद अब एक दलित और महादलित, ये जो दलित वोट है जो 16% है बिहार में, वो किसी पार्टी का एक वोट बैंक नहीं है। तो इसलिए हमने देखा है कि हर अलायंस ने एक अपने साथ दलित एक पार्टी को अपने साथ रखने की कोशिश की, ताकि वो ये 16% का वोट दे सके। अगर आप ये एनडीए की देखें तो एनडीए में वीआईपी और हम मुकेश सहनी और जितेंद्र राम मांझी एक दलित फेस है, दलित नेता है। तो ये कोशिश है एनडीए की कि इन दोनों की वजह से कि इन दोनों को सामने अपने अलायंस में जोड़ के हम दलित वोट अपने पास ला सकें। उसी तरह से जो एलजेपी है, जो चिराग पासवान के पिता थे रामविलास पासवान,
वो भी एक दलित नेता समझे जाते थे। तो एलजेपी का भी टारगेट है कि 16% जो दलित वोट है उसमें से मैक्सिमम कितना हम गेन कर सके। अब महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन पूरी तरह से जो मैंने बताया, जो आरजेडी का जो एक सोशल इंजीनियरिंग है, एमवाई फैक्टर, यानी मुस्लिम और यादव, उस पर पूरा डिपेंड है ये। उसके बाद ये जो जो दूसरे अलायंस है, जैसे जेडीएसएफ हुआ और पीडीए हुआ। अब जेडीएसएफ की बात करें तो इसमें आरएलएसएम जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये भी एक दलित पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी, ये भी एक दलित वर्ग, एक दलित वर्गों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है। और जो असदुद्दीन की पार्टी है, एआईएमएम, ये एक मुस्लिम वोटर को अटैक करने के लिए पार्टी है। तो ये जो गठबंधन है जेडीएसएफ, ये एनडीए प्लस आरजेडी दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ सीट पे ये जहाँ पे मुस्लिम वोटर है और जहाँ पे ये एआईएमएम के का कैंडिडेट है, तो वो डेफिनेटली आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगा। और जहाँ पे एनडीए और जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी है दूसरे, इनका कैंडिडेट है, वो हो सकता है कि एनडीए को नुकसान पहुंचाए। उसी तरह पीडीए में भी चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी, आजाद समता पार्टी, वो भी एक दलित वोट, वो बहुत ही कम दलित कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो भी सेंध लगाने की कोशिश करेगी कि दलित वोट बैंक में हम कितना सेंध लगा सके। अब जो 3 फैक्टर जो डिसाइड करेंगे, जो मुझे लगता है कि ये फैक्टर्स बिहार इलेक्शन एक तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चिराग पासवान फैक्टर। क्योंकि चिराग पासवान फैक्टर आप देखें कि ये जो बीजेपी है उसको फायदा भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब फायदा कैसे पहुंचाएगा कि चिराग पासवान ने अधिकतर जेडीयू के अगेंस्ट में कैंडिडेट अपने खड़े किए हैं। तो अगर जेडीयू को कमजोर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत पाए चिराग पासवान, और ऐसी सिचुएशन बन जाए कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा रहे, बीजेपी ने ज़्यादा सीटें जीती है और चिराग पासवान भी ज़्यादा सीटें जीत जाए, तो चिराग पासवान और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। बट इसका नुकसान ये है कि अगर सपोज कीजिए कि चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू को तो नुकसान पहुंचा दिया, बट वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए कि वो खुद अपने दम पे जीत पाए। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा हो जाएगा आरजेडी को। तो होगा कि आरजेडी का कैंडिडेट जीत जाएगा। तो ना ही जेडीयू का कैंडिडेट जीत पाएगा, ना चिराग पासवान कैंडिडेट जीत पाएगा। तो जेडीयू का कैंडिडेट जीत जाएगा, सॉरी आरजेडी का कैंडिडेट जीत जाएगा। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जेडीयू इतना वीक हो जाए कि बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर भी सरकार ना बना पाए। दलित वोटर एक एक्स फैक्टर है कि दलित वोटर अभी डिसाइड नहीं है कि बिहार में किस तरह वोट करेगा। कई दलित पार्टी है, कई दलित कई लोग ऐसे जो अपने आपको दलित नेता कहते हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो दलित वोट किस तरफ जाएगा, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नरेंद्र मोदी फैक्टर। आप कोई भी इलेक्शन लीजिए, लोकसभा इलेक्शन में तो नरेंद्र मोदी फैक्टर रहता है, बट स्टेट असेंबली में भी एक नरेंद्र मोदी फैक्टर रहता है कि जब नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए आते हैं, उनकी एक जो इमेज बनी हुई है, वो अपने आप ही वोट अपने तरफ ले आते हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी फैक्टर है बीजेपी के लिए प्लस है, प्लस ये जेडीयू के लिए भी वोट लेके आएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना चलेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि एनडीए किस तरह का परफॉर्म करता है। तो ये तो थी सारी डिटेल्स चुनाव की। अब फाइनली होता क्या है, रिजल्ट क्या आता है, वो हमें पता चलेगा 10 तारीख को। लेकिन रिजल्ट के बाद क्या होता है वो हमें पता चलेगा 10 तारीख के बाद। तो फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर।